हेलो स्टूडेंट, मैं संजय चौहान, भूगोल का अध्यापक। आज हम क्लास 11 का चैप्टर नंबर 4 का टॉपिक महासागर और महाद्वीपों का वितरण पार्ट 3 लेकर आए हैं, जिसमें हम महाद्वीप और महासागर का वितरण कैसा है उसके बारे में पढ़ेंगे। हमारा जो पिछला वीडियो था जिसके अंदर हमने महाद्वीपों से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रमाण थे, जिसमें फ्लैश निक्षेप जैसे टॉपिक थे, उसके बारे में अध्ययन किया। और बच्चों, पिछले टॉपिक के अंदर हमने वेगनर के अनुसार महाद्वीपीय विस्थापन के जो संबंधित दो बल थे। पहला बल था घूर्णन या ध्रुवीय या फ्लाइंग बल, ठीक है। दूसरा जो बल था वो था जमारी बल। इसके बारे में हमने अध्ययन किया। हमने देखा बच्चों, वेगनर के इस सिद्धांत के अनुसार उन्होंने दिए गए जो फ्लाइंग ध्रुवीय बल था, उसमें उन्होंने देखा कि पृथ्वी जब अपनी घूर्णन करती है और उस घूर्णन के कारण क्या होता है, एक बल पैदा होता है और उसी से ये पृथ्वी का विभाजन की दर शुरू हो गई। और उन्होंने ये भी कहा कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण पृथ्वी भूमध्य रेखा से फैली हुई है और दूर से क्या चपटी है। इस तरह ये इसकी आकृति कैसे हो जाती है, गोलाब आकृति। कैसे हो जाती है बच्चों, गोलाब आकृति। फिर हमने उसमें देखा ज्वारीय बल, और ज्वारीय बल के अंदर हमने देखा कि सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण से समुद्र, नदियां, नहरें, इसके अंदर क्या आते हैं, ज्वार आते हैं। और उस ज्वार के आकर्षण के कारण क्या होता है, इस बल का उद्भव होता है। और इस बल के उद्भव के कारण ही विभिन्न प्रकार की ज्वार भाटा जैसी प्रक्रिया भी उत्पन्न होती है। आपने देखा होगा पूर्णिमा और अमावस्या के अंदर हमेशा उच्च ज्वार आते हैं, और अष्टमी को, चाहे वह शुक्ल पक्ष की हो या कृष्ण पक्ष की, उसके अंदर हमेशा निम्न ज्वार आते हैं। और मैंने ये भी बताया था बच्चों, उच्च ज्वार हमेशा 12 घंटे 26 मिनट में के अंदर एक बार आता है, और वापस उसी प्रकार का उच्च ज्वार 12 घंटे 26 मिनट के गैप के अनुसार चलते रहते हैं। और एक ज्वार भाटा आने में लगभग 12 घंटे 26 मिनट के अनुसार आप देख सकते हो कि दिन के अंदर जो ज्वार आते हैं 24 घंटे 52 मिनट के अंदर, और एक ज्वार आने के लिए कितना समय लग जाता है, लगभग 12 घंटा 26 मिनट। और एक ज्वार भाटा आने के लिए अपन को लगभग 6 घंटे 13 मिनट की समय की अवधि लगती है। तो बच्चों, आज हमारा जो टॉपिक है वो है गहराई और उच्चावच के आधार पर महासागरीय तल का विभाजन। देखो बच्चों, गहराई और हमारा जो उच्चावच है वो समुद्र के अंदर कैसा है और किस तरह पाया गया है, उसके बारे में इसमें बताया गया। आपको मालूम ही है, जिस प्रकार हमारा धरातल एक समान नहीं है, कहीं पर पहाड़ है, कहीं पर मैदान है, कहीं पर घाटियां है और कहीं पर खड्डे हैं, इस तरह बहुत सारी स्थलाकृतिक विभिन्नता है। उसी प्रकार महासागरों के अंदर भी महासागरीय तल एक समान नहीं है, उसके अंदर भी बहुत सारी क्या है बच्चों, विभिन्नता है। कहीं पर आपने देखा होगा ऊंची छोटी छोटी पर्वत श्रृंखला, जिसे हम महासागर होने के कारण कटके कहते हैं। कहीं पर गर्त हैं, कहीं पर हमारा समतलीय मैदान है, कहीं पर ढाल प्रवाह पाई गई हैं। तो ये सारी पर्वतीय महासागरों के अंदर उच्चावच को दर्शाती है। तो बच्चों, हमारा जो टॉपिक है उसको शुरू करते हैं। पहला बिंदु है हमारा महाद्वीपीय सीमा। क्या है, महाद्वीपीय सीमा। देखो, महाद्वीपीय सीमा क्या होती है, समुद्र और जल को जोड़ने वाली जो भाग होता है उसी को अपन क्या कहते हैं, महाद्वीपीय सीमा। वापस रिपीट कर देता हूं, समुद्र का जल भाग है और स्थल का भाग है, उनको जोड़ने वाले जो तल या स्थल भाग होता है उसी को महाद्वीपीय सीमा कहता है। ये महाद्वीप के किनारों और गहरे समुद्र बेसिन के बीच का भाग है, और महाद्वीप के किनारे और गहरे समुद्र के जो बेसिन है उसके बीच वाले भाग को उन्होंने क्या कहा, महाद्वीपीय सीमा। क्या कहा, महाद्वीपीय सीमा। तो अब इसमें अपन दूसरे पॉइंट को देखते हैं। इसमें महाद्वीपीय मगन तट, महाद्वीपीय ढाल, महाद्वीपीय उभार और गहरी खाइयां शामिल की गई। और महाद्वीपीय सीमा के अनुसार देखा जाए तो इसके अंदर महाद्वीपीय मगन तट है, महाद्वीपीय ढाल है और महाद्वीपीय जो उभार है, उन सब के बारे में इसकी जानकारी दी गई। यदि नेक्स्ट बिंदु की बात करें बच्चों, महासागरों और महाद्वीपों के वितरण को समझने के लिए गहरी महासागरीय खाइयां के क्षेत्र विशेष महत्वपूर्ण है। और महासागर और महाद्वीपों के वितरण को जानना है तो हमें किसके बारे में जानना बहुत आवश्यक है, गहरी खाइयों के बीच में को। आपको मालूम ही है, इन खाइयों के अंदर एक क्या पाए गए, गर्त। और आपको पता ही होंगे, हमारे पूरे 57 गर्तों की संख्या बताई गई है, जिसमें सबसे गहरा जो गर्त है
वो कौन सा गर्त है? मैरियाना। कौन सा गर्त है? मैरियाना गर्त। इसकी जो गहराई है 11,033 मीटर है, मतलब 11,033 मीटर ही इसकी गहराई गर्त की देखने को मिलती है। और बच्चों, महाद्वीप और महासागर के वितरण को समझने के लिए आपको सबसे पहले आपको यह खाया जो टॉपिक है उसके बारे में जानना होगा, जो अपन बाद में पढ़ेंगे। अगला बिंदु है वितलीय मैदान, मतलब महासागरों के आंतरिक तल में पाए जाने वाले समतल भाग क्या कहलाता है? वितलीय मैदान। वापस सुन लेना, महासागरों के आंतरिक भाग में पाए जाने वाले मैदान क्या कहलाता है? वितलीय मैदान। ये मैदान विस्तृत मैदान महासागरीय तटों के मध्य महासागरीय घटकों के बीच में होता है। देखो, ये महाद्वीपीय तटों के पास और मध्य महासागरीय घटकों के बीच में देखने को मिलता है। देखो, एक साइड क्या है? महाद्वीपीय तट है और दूसरी साइड महाद्वीपीय क्या है? कटक है। इन दोनों के बीच में ये देखने को मिलते हैं। अगला बिंदु को अपन देखते हैं। सबसे पहले आपको एक बात याद रखनी होगी, कटक क्या है। यदि आप कटक की परिभाषा पूछते हैं तो सीधे से याद रखना है, महासागरों के मध्य भाग में पाई जाने वाली पर्वत श्रृंखलाएं क्या कहलाती है बच्चों? कटक कहलाती है। तो आपको कटक की परिभाषा आपको मालूम हो गई है। अब अपन वितलीय मैदान के दूसरे बिंदु को लेते हैं। वितलीय मैदान वह क्षेत्र है जहां महाद्वीपों से बाहर लाए गए अवसाद इनके तटों से दूर निक्षेपित होते हैं। और वितलीय मैदान की क्या है कि यहाँ नदियों जब अपने समुद्र में गिरने से पहले अनेक अवसाद अपने अंदर लेकर आती है, और ये अवसाद इन जगह पर जाकर, मतलब वितलीय मैदान में जाकर क्या हो जाता है? जमा हो जाता है। तो समुद्र के अंदर सारे अवसाद कहाँ इकट्ठे होते हैं? वितलीय मैदान के अंदर। तो इस तरह हमने बच्चों दो भाग पढ़ लिए, महाद्वीप की सीमा और वितलीय मैदान। अब तीसरा भाग लेते हैं, मध्य महासागरीय कटक। कौन सा है? मध्य महासागरीय कटक। मध्य महासागरीय कटक का पहला बिंदु देखते हैं। मध्य महासागरीय कटक आपस में जुड़े हुए पर्वतों की एक श्रृंखला बनाती है। और मध्य महासागरीय जो कटक है वो समुद्र के अंदर होती है और ये आपस में क्या करती है? जुड़ी हुई रहती है। और जुड़ी हुई होने के साथ साथ ये क्या बनाती है? पर्वतों की क्या बनाती है? श्रृंखलाएं बनाती। और मैंने आपको कटक की परिभाषा यही बताई थी कि मध्य महासागर के अंदर पाई जाने वाली पर्वत श्रृंखलाएं क्या कहलाती है? कटक कहलाती है। फिर अगले बिंदु की बात करें, महासागरीय जल में डूबी हुई यही पृथ्वी के धरातल में पाई जाने वाली संभव सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला। और महासागरों के जल में डूबी हुई यदि सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला की बात करें तो यही मध्य महासागरीय कटक है। वापस आपसे रिपीट कर देता हूँ, समुद्र के अंदर पाई जाने वाली सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला के बारे में पूछे तो कौन सी होगी? मध्य महासागरीय कटक है जो सबसे लंबी देखने को मिलती है। ये अटलांटिक महासागर है, हिंद महासागर है, प्रशांत महासागर है, इन सभी क्षेत्रों के अंदर ये कटके देखने को मिलती है। अगले बिंदु की बात करें, इन कटकों के मध्यवर्ती शिखर पर एक प्रभाजक पठार और इसकी लंबाई के साथ साथ एक पार्श्व मंडल की इसकी विशेषता है। देखो, इन कटकों के शिखर पर एक क्या होता है? प्रभाजक पठार और उसकी लंबाई के साथ साथ एक कौन सी प्रवृत्ति पाई जाती है इसमें? पार्श्व मंडल की प्रवृत्ति। कैसे मंडल की प्रवृत्ति पाई गई? पार्श्व मंडल की प्रवृत्ति पाई गई। हमेशा याद रखना, कटक के सिर के ऊपर तो क्या होता है? प्रभाजक पठार होता है और इसकी लंबाई के साथ साथ इनकी क्या विशेषता पाई गई है? पार्श्व मंडल। और पठार यदि आपसे पूछ ले पठार क्या है तो समुद्र तल से ऊपर उठा वह भूभाग जो शीर्ष से कैसा हो? चपटा हो या समतल हो, उसी को अपन क्या कहते हैं? पठार कहते हैं। और विश्व का सबसे बड़ा पठार है वो कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा पठार तिब्बत का पठार है। और विश्व का सबसे ऊंचा पठार जिसे हम विश्व की छत कहते हैं, पामीर का पठार। मध्यवर्ती भाग में उपस्थित श्रेणी में वास्तव में सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र है। और ये कटकों के अंदर कौन से ज्वालामुखी क्षेत्र पाए जाते हैं बच्चों? सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र। ऐसी ज्वालामुखी जिसमें उद्गार बार बार होता हो उस ज्वालामुखी को अपन क्या कहते हैं? सक्रिय ज्वालामुखी। जैसे भारत के अंदर अंडमान निकोबार के द्वीप, बेरल द्वीप के अंदर इसी प्रकार सक्रिय ज्वालामुखी है। इटली का एटना और भूमध्य सागर का स्ट्रेम्बेली, ये सारे कैसे ज्वालामुखी हैं? सक्रिय ज्वालामुखी के उदाहरण हैं। अब बच्चों मैं आपको डायग्राम के माध्यम से बताता हूं कि समुद्र का वितलीय मैदान या समुद्र का आंतरिक भाग कैसा है। इसमें देखो बच्चों, एक साइड ये हमने महासागर अधस्थल के बारे में जो है उसके बारे में बताइए, और ये इसकी समुद्र की क्या गहराई और ये क्या है? ऊंचाई।
ठीक है। और इसमें आपको देखो सबसे पहले इसकी समतल की औसत ऊंचाई ये बताइए, ये समतल की औसत ऊंचाई, और ये समुद्र की क्या है, औसत गहराई। क्या है, औसत गहराई। तो इसमें देखा कि समुद्र की जो औसत ऊंचाई है वो लगभग कितनी है, 2 के करीबन। कितने है, 2 के करीबन है, और वो भी कौन से, किलोमीटर में। क्या है, 2 किलोमीटर के करीबन है। और इसकी औसत गहराई है वो कितनी है, लगभग 3 किलोमीटर के अंदर। कितनी है, 3 किलोमीटर के अंदर। तो ठीक है बच्चों। और फिर हमने देखा कि ये जो ब्लैक लाइन बनी हुई है इसको 0 पर ली गई। ये क्या है, समुद्र तल है, जिसमें पानी एकदम क्या रहता है, समतल रहता है। और आपने देखा होगा ये सबसे पहले देखा वो महाद्वीपीय शैल, जो कहाँ पर है, समुद्र और इस तल को जोड़ने वाली जो भाग होता है वो क्या कहलाता है, महाद्वीपीय शैल। देखो ये हो गया समुद्र तल और ये हो गया स्थल तल, इन दोनों को जोड़ने वाला भाग क्या कर दिया गया, महाद्वीपीय शैल। फिर ये देखो महाद्वीपीय ढाल, देखो महाद्वीपीय शैल और महासागरीय बेसिन के बीच के जो क्षेत्र होता है वो क्या होता है, महाद्वीपीय ढाल। वापस सुन लेना, महाद्वीपीय शैल और महाद्वीपीय बेसिन के बीच वाला जो भाग होता है वो क्या होता है, महाद्वीपीय ढाल। फिर महासागरीय बेसिन, बेसिन के अंदर होते हैं अपन विभिन्न प्रकार के वितलीय मैदान होते हैं, जिसमें नदियों के द्वारा लगे अवसाद क्या होते हैं, इकट्ठे होते हैं। और साथ इसके अंदर घर्त भी शामिल किया है, गंभीर महासागर, मतलब इसके अंदर घर्त भी आते हैं। क्या आते हैं, गर्त, जिसमें सबसे गहरा गर्त कौन सा है, मैरियाना गर्त, जो 11,033 मीटर है। इस तरह हमने देखा कि बच्चों हमारे गहराई और उच्चावच के आधार पर महासागरीय तल का विभाजन मुख्य रूप से कितने भागों में किया गया, 3 भागों में किया गया है। अब हमारा जो टॉपिक है वह है विश्व भूकंप और ज्वालामुखी वितरण। विश्व भूकंप और ज्वालामुखी वितरण, हम इस टॉपिक के अंदर हम देखेंगे कि विश्व के किन किन क्षेत्रों में ज्वालामुखी और भूकंप क्षेत्र पाए गए हैं। इसमें हम देखेंगे कि महासागरों के अंदर कहां पर और महाद्वीपों के कौन से किनारे सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं या ज्वालामुखी विस्फोट होती है, उसकी भी हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले अपन एक बात याद रखनी कि इसमें भूकंप क्या है, भूकंप किससे कहते हैं, उसकी परिभाषा याद होनी आपको बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहले अपन भूकंप क्या है उसकी परिभाषा लिखते हैं, पृथ्वी के आंतरिक भाग में कंपन के कारण उत्पन्न होने वाली हलचल को भूकंप कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो भूकंप की परिभाषा की हुई, पृथ्वी के आंतरिक भाग में कंपन के कारण होने वाली हलचल को क्या कहते हैं, भूकंप। आपको मैं एक एग्जांपल के माध्यम से बता सकता हूं कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में कंपन कैसे पैदा होता है। जैसे बच्चों आपने कभी घर पर अपने एक कोई भी प्रकार के बर्तन में दाल पकाते हो, जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम घर के ऊपर दाल पकाने के लिए काफी बार हांडी का प्रयोग करते हैं या फिर किसी प्रकार के भगोले का प्रयोग करते हैं। तो उसके अंदर जब दाल पक रही होती है और उसके ऊपर अपन क्या दे देते हैं, ढक दे देते हैं। क्या दे देते हैं, ढक। और आप देखते हो उस समय बाद कि दाल जब पकना शुरू होती है और पकते समय जब अधपकी हो जाती है और उस समय जब अंदर भगोले में बहुत अधिक मात्रा में गैस बन जाती है, क्या बन जाती है, गैस। तो उस समय जब गैस बाहर निकलने की कोशिश करती है तो भगोला या हांडी का जो आपने ढक दिया हुआ था बर्तन था वो ऊपर से हिलने लगता है। क्या करने लगता है, हिलने लगता है। क्यों हिलने लगता है कि उसका कारण यह है कि भगोले के अंदर या हांडी के अंदर जो हमारी गैस थी वो बाहर निकलने की कोशिश करती है और बाहर निकलने की कोशिश के दौरान वो ऊपरी जो परत मतलब उस ढक के ऊपर क्या डालती है, प्रेशर डालती है और उस प्रेशर के कारण वो क्या होता है, हिलने लगता है। वही बात हमारे भूकंप में होती है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में बहुत अधिक मात्रा में गैसें बन जाती है और जैसे वो बाहर निकलने की कोशिश करती हैं तो ऊपर पट्टी के ऊपर क्या डालती है, दबाव डालती है और दबाव डालने के कारण जो ऊपरी परत है वो क्या करने लगती है, हिलने लगती है। उसी को हम क्या कहते हैं,
भूकंप कहते हैं। ठीक है बच्चों। अब दूसरा बिंदु है हमारा ज्वालामुखी। कौन सा बिंदु है? ज्वालामुखी। देखो ज्वालामुखी की सीधी सी परिभाषा है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में अधिक तापमान के कारण चट्टानें पिघलकर मैग्मा के रूप में बाहर निकलती हैं और धरातल पर आकर लावा के रूप में जम जाती है। ये सारी प्रक्रिया क्या कहलाती है बच्चों? ज्वालामुखी कहलाती है। देखो पृथ्वी के आंतरिक भाग में अधिक तापमान के कारण चट्टानें पिघलकर मैग्मा के रूप में बाहर निकलती और धरातल पर आकर लावा के रूप में क्या हो जाती है? जम जाती है। उसी को हम क्या कहते हैं? ज्वालामुखी। देखो बच्चों इससे भी मैं एक उदाहरण के माध्यम से समझाता हूं। आप घर का ही उदाहरण लीजिए कि आप घर के ऊपर आप मान लो कुकर के अंदर दाल पका रहे हो। किसके अंदर दाल पका रहे हो? कुकर के अंदर। और जब कुकर के अंदर जब दाल पकती है तो उस समय कुकर के आंतरिक भाग में तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाने से गैसें पैदा होती है। क्या होती है? गैसें। तो ज्वालामुखी में भी यही होता है, गैसें भी पैदा होती है और द्रव्यावस्था में पदार्थ भी होता है। तो दाल द्रव्यावस्था हो गई और गैसें पैदा होती है और वो गैसें उन धरातल से बाहर निकलकर ज्वालामुखी के साथ बाहर आने की कोशिश करती है और धरातल के ऊपर क्या डालती है? प्रेशर डालती है। और वही बात कुकर में होती है। दाल के अंदर जब तापमान अधिक हो जाता है और गैसें बन जाती है तो वो सीटी के ऊपर क्या डालती है? प्रेशर डालती है। और आप कभी कभी आप देखते हो सीटी बोलने के साथ साथ उसके अंदर से दाल भी बाहर आ जाती है। उसके अंदर से क्या थोड़ी बहुत क्या आ जाती है? दाल की भी बाहर आ जाती है। कई बार फुहारे के रूप में बाहर आ जाती है। तो उसी प्रकार ज्वालामुखी भी क्या होती है? धरातल के अंदर जब गैसें बाहर निकलने की कोशिश करती है उस समय जो लावा होता है या मैग्मा होता है वो फुहारे के रूप में जब बाहर आ जाता है उसी को हम क्या कहते हैं? ज्वालामुखी। ठीक है बच्चों। अब अपन बिंदु लेते हैं। पहला बिंदु अटलांटिक महासागर के मध्यवर्ती भाग में तट रेखा के लगभग समांतर एक बिंदु रेखा है। यही आगे हिंद महासागर तक जाते हैं। देखो बच्चों इसमें क्या कहा गया? अटलांटिक महासागर के मध्यवर्ती भाग में, अटलांटिक महासागर उसका बीच वाला जो भाग है वहां से ये रेखा लगभग एक समांतर बिंदु में चलती है। मतलब यहाँ से ये जो कटकों की जो लाइन है लगभग एक समांतर रूप में चलती है। उसी प्रकार भूकंप और ज्वालामुखी की लहर भी क्या होती है? एक समांतर चलती है और ये आगे जाकर हिंद महासागर तक जाती है। और आगे कहा जाती है? हिंद महासागर तक। दूसरा भारतीय उपमहाद्वीप के थोड़ा दक्षिण में ये दो भागों में बढ़ जाती है और भारतीय उपमहाद्वीप में जाकर ये जो पहली शाखा है कितने भागों में बढ़ जाती? दो भागों में बढ़ जाती है। पहला एक शब्द आया उपमहाद्वीप। क्या है? तो यदि आप उपमहाद्वीप की परिभाषा पूछे तो देख याद रखना, महाद्वीपों के समान अपनी विशेषता रखने वाले भूभाग को क्या कहते हैं? उपमहाद्वीप। वापस सुन लेना, महाद्वीपों के समान अपनी विशेषता रखने वाले भूभाग को क्या कहते हैं? उपमहाद्वीप। और भारत भी क्या है? एक उपमहाद्वीप भी है, प्रायद्वीप भी है। यह भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर आता है। ये दक्षिण भाग के कितने भागों में बढ़ जाती है? दो भागों में बढ़ जाती है। इसकी पहली शाखा जिसकी एक शाखा पूर्वी अफ्रीका की ओर चल रहा है। अब जब ये दो शाखा भारतीय उपमहाद्वीप की तरफ बढ़ती है तो एक शाखा कहाँ चली जाती है? अफ्रीका की तरफ। कहाँ चली जाती है? अफ्रीका की तरफ। और दूसरी शाखा म्यांमार से होती हुई न्यू गिनी तट पर एक ही रेखा में मिल जाती है। फिर दूसरी जो शाखा है वो कहां से जाती है? म्यांमार के तट से होती हुई न्यू गिनी तक चली जाती है। और ये बिंदु रेखा मध्य महासागरीय कटक के समान है। और ये जो बिंदु है मध्य महासागरीय जो कटक है उसके समान पाई गई है। अगला बिंदु
भूकंप सबकेंद्र का दूसरा क्षेत्र छायांकित मेखला के माध्यम से दिखाया गया, और जो दूसरा जो भूकंप का जो प्रवृत्ति है वो छायांकित जो चित्र बनाए गए, जो डायग्राम है आपके पुस्तक के अंदर, उसके अंदर आपको दर्शाया गया। देखो ज्वालामुखी के लिए बिंदु दर्शाए गए हैं और भूकंप के लिए कौन सा छायांकित क्षेत्र है उसको दर्शाया गया है। आप अपनी पुस्तक में देखना। जो अल्पाइन हिमालय श्रेणी की ओर और प्रशांत महासागर के किनारों के समरूप है, और ये जो भूकंप जो क्षेत्र है कहाँ पर है, अल्पाइन हिमालय श्रेणियों में और प्रशांत महासागर के समान किनारों पर देखने को मिलता है। तो आपको पता चल गया कि भूकंप को किस रूप में दर्शाया गया पुस्तक के अंदर, छायांकित क्षेत्र में, और ये कहाँ शुरू होता है, अल्पाइन हिमालय श्रेणी के और मध्य महासागरीय किनारों के समरूप। अगला बिंदु, मध्य महासागरीय कटकों के क्षेत्र भूकंप के उद्गम केंद्र को कम गहराई पर है। देखो मध्य महासागरीय कटकों के अंदर देखते हैं तो भूकंप के जो उद्गम केंद्र होते हैं वो कम गहराई पर होते हैं, और स्थल के ऊपर आता है भूकंप तो उसकी गहराई क्या होती है, अधिक होती है, याद रखना। ठीक है बच्चों। और यदि आपसे पूछ ले भूकंप उद्गम केंद्र क्या है, तो भूकंप उद्गम केंद्र की बात करें तो सीधी सी परिभाषा लिखना है, जिस स्थान से भूकंप की उत्पत्ति होती है, जिस स्थान से भूकंप की क्या होती है, उत्पत्ति होती है बच्चों, वही भूकंप उद्गम केंद्र होता है। मध्य महासागर तट के क्षेत्र में भूकंप उद्गम केंद्र कम गहराई पर होते हैं, जबकि अल्पाइन हिमालय पट्टी और प्रशांत महासागर के किनारे पर यह केंद्र अधिक गहराई पर होते हैं। देखो पहाड़ी क्षेत्र है या प्रशांत महासागर के किनारे जो स्थल भाग है वहां पर ये क्या होते हैं, अधिक गहराई पर होते हैं, और मध्य महासागर तटों के अंदर ये क्या होते हैं, कम गहराई पर होते हैं। याद रखना, महासागरों के अंदर भूकंप केंद्र कम गहराई में होते हैं, और महाद्वीपों और पर्वतीय क्षेत्रों के अंदर भूकंप केंद्र है वो अधिक गहराई के अंदर होते हैं। अगला बिंदु, प्रशांत महासागर के किनारों को सक्रिय ज्वालामुखी के क्षेत्र होने के कारण से रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है। और प्रशांत महासागर के ऊपर बच्चों देखते हैं बहुत अधिक मात्रा में सक्रिय ज्वालामुखी विस्फोट होने के कारण इस क्षेत्र को क्या कहा गया, रिंग ऑफ फायर। ये जो बिंदु है बच्चों काफी बार आपके अर्धवार्षिक परीक्षा के अंदर भी पूछा गया है, और एग्जाम फाइट के अंदर जो अपन गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए करते हैं उसके अंदर भी ये सवाल बहुत अधिक मात्रा में या बहुत बार आया हुआ है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है पूरा चुंबकीय अध्ययन व महासागर तल के मानचित्रण से प्राप्त तथ्य के आधार पर महासागर अधस्थल की जानकारी। वापस सुन लेना, किसके द्वारा, पूरा चुंबकीय अध्ययन और महासागर तल के मानचित्र, इन दो प्रवृत्ति के आधार पर महासागर अधस्थल की जानकारी प्राप्त करने के जो तथ्य हैं उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। मध्य महासागरीय कटकों के साथ साथ ज्वालामुखी उद्गार सामान्य क्रिया है। देखो मध्य महासागरीय कटकों के अंदर जो ज्वालामुखी विस्फोट होना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उसके अंदर प्रतिदिन हमेशा हर पल वापस ज्वालामुखी विस्फोट होती रहती है, और ये उद्गार इस क्षेत्र में बड़ी मात्रा में लावा बाहर निकलता है। और जब ज्वालामुखी उद्गार होता है जिस क्षेत्र में, उस समय बड़ी मात्रा में जमीन के अंदर से क्या निकलता है, लावा बाहर निकलता है। और लावा क्या है यदि पूछा जाए तो धरातल का आंतरिक भाग से निकला हुआ जब मेघवान धरातल पर आकर जमा हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, लावा कहते हैं। अगला बिंदु, महासागरीय कटक के मध्य भाग के दोनों तरफ समान दूरी पर पाई जाने वाली चट्टानों के निर्माण का समय, संरचना और संगठन और चुंबकीय गुणों में समानता पाई गई। और महासागरीय कटक के दोनों साइड, चाहे अपन कोई भी साइड लो, पूर्व पश्चिम लो या कैसे भी लो, तो महासागरीय मध्य महासागरीय कटकों के दोनों साइड जो चट्टानें पाई गई है तो उन चट्टानों के अंदर जो समय है, संरचना है और संगठन है और चुंबकीय गुण है वो लगभग क्या पाए गए, समान पाए गए। देखो कितने तत्व है, समय, संरचना, संगठन और चुंबकीय गुण महासागरीय कटक के जो है मध्य भाग में स्थित है, उनके समान दूरी पर पाई जाने वाली जो तटरेखा है उस पर समान चट्टानें देखने को मिली है। महासागरीय कटकों के समीप की चट्टानों में सामान्य चुंबक ध्रुवण पाया जाता है, और महासागरीय कटकों के अंदर जो चट्टानें होती हैं उसमें क्या पाया जाता है, चुंबक ध्रुवण पाया जाता है, मतलब इसमें चुंबकत्व के गुण भी पाए जाते हैं। तथा ये चट्टानें नवीनतम है, और ये जो मध्य महासागरीय कटकों के अंदर जो कटके पाई गई इनकी जो चट्टानें क्या मानी गई, नवीनतम मानी गई। कटकों के शीर्ष से दूर चट्टानों की आयु भी अधिक हो जाती है, और जैसे जैसे कटकों से दूर जाएंगे और उनकी आयु भी क्या होती है, अधिक या बढ़ती
जाती है या भी इनकी आयु की जो प्रवृत्ति है वो लंबे समय की मानी जाती है। अब चुंबक ध्रुवण क्या है, तो आपको पता है ये चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ। तो ये नॉर्थ और साउथ के बीच में जो ध्रुवण पाया जाता है इस तरह, उसी को चुंबक ध्रुवण कहा जाता है। और आपको पता ही है पृथ्वी का जो केंद्र है उसके अंदर भी नॉर्थ एंड साउथ है, इसका मतलब पृथ्वी के आंतरिक भाग में चुंबक ध्रुवण भी पाया जाता है। महासागरीय परपट्टी की चट्टानें महाद्वीपीय परपट्टी की चट्टानों की अपेक्षा अधिक नहीं है। और यदि महासागरीय परपट्टी यानी महासागरों के अंदर जो परपट्टी पाई गई उनकी चट्टानों को देखते हैं, या महाद्वीप के अंदर पाई गई जो चट्टानों की जो तुलना करें, महासागरीय परपट्टी की चट्टानों की और महाद्वीपीय चट्टानों की तुलना करें, तो अपन महासागरीय चट्टानें वो नवीनतम मानी गई और महाद्वीपीय चट्टानें वो पुरानी मानी गई है। याद रखना, महाद्वीप और महासागरीय चट्टानों की यदि तुलना करें तो महासागरीय चट्टानें कैसी है, नई है, अधिक नहीं है। महासागरीय घटकों के क्षेत्र में भूकंप उद्गम के अंदर कम गहराई पाई जाती है। देखो महासागर खुद गर्त में स्थित होने के कारण भूकंप की जो गहराई भी है वो कम पाई जाती है, जबकि पहाड़ी क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र है, वहां पर यदि भूकंप की गहराई देखते हैं तो अधिक देखने को मिलती है। गहरी खाइयों में भूकंप के उद्गम अधिक गहराई पर है और गहरी खाइयों में जो भूकंप है वो अधिक गहराई पर है, जबकि मध्य महासागरीय घटकों के क्षेत्र में भूकंप का उद्गम का अंदर कम गहराई पर पाया गया है। देखो याद रखना बच्चों, गहरी खाइयों में तो इसका जो उद्गम केंद्र का है अधिक गहरा है, लेकिन मध्य महासागरीय घटकों के पास देखते हैं तो उसका उद्गम केंद्र क्या है, कम गहराई का है। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, काफी बार याद रखते दिमाग में हो जाता है महासागर के अंदर जो भूकंप केंद्र कम गहराई पर होता है, क्यों वो खड्डा है, ये दिमाग में रहता है। लेकिन नहीं, काफी बार इसमें थोड़ा सा बिंदु चेंज भी हो जाता है कि गहराई की जो खाया है उसमें तो कम गहराई है और जो उसमें अपने मध्य महासागरीय घटके हैं वहां पर अधिक गहराई में मिलता है। ठीक है बच्चों, तो आज का यह टॉपिक के अंदर हमने महत्वपूर्ण जो बिंदु पढ़े जिनमें से हमने देखा कि मध्य महासागरीय जो घटके हैं और उसके अलावा हमने महत्वपूर्ण बिंदु भी और भी देखे, ज्वालामुखी लावा के महत्वपूर्ण बिंदु भी पढ़े हैं, और साथ हमने ये भी देखा कि विश्व के अंदर भूकंप और ज्वालामुखी वितरण क्षेत्र कौन से हैं, और पूरा चुंबकीय तत्वों के अध्ययन और महाद्वीपीय मानचित्र के अध्ययन के माध्यम से मध्य महासागरीय घटक को कितने भागों में बांटा गया उसके बारे में भी अध्ययन किया है। और साथ में हमने महासागरों के आंतरिक जो भाग है, महाद्वीपीय सीमा, वितलीय मैदान, मध्य महासागरीय जो घटके हैं उसको हमने डायग्राम के माध्यम से समझा है। थैंक यू, धन्यवाद।